हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का 5th चैप्टर, जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएं। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो मिनरल्स और एनर्जी के बीच सबसे सिंपल सा जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए। मिनरल्स को हम ढेर सारी चीज़ों में यूज कर लेते हैं, इवन एज ए एनर्जी रिसोर्स भी यूज कर लेते हैं, लेकिन हर एनर्जी रिसोर्स एज ए मिनरल यूज नहीं होता है। ठीक है, अगर आप अब भी नहीं समझे तो डोंट वरी, चैप्टर को पढ़ने के बाद आराम से समझ जाइएगा। यहाँ देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में ढेर सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो मेटल से बनी होती हैं, राइट। कोई चीज़ मान लो आयरन से बनी है, कोई स्टील से बनी है, कोई गोल्ड से बनी है, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब एक तरह का मेटल है। ठीक है, तो मेटल भी किस चीज़ में काउंट होता है, मिनरल्स में। कैन यू लिस्ट अ नंबर ऑफ आइटम्स यूज्ड इन योर हाउस मेड ऑफ मेटल्स। तो ये तो अगर आप लिस्ट बनाकर कमेंट करेंगे तो अच्छा होगा। You have studied that the earth crust is made up of different minerals embedded in the rocks। मतलब अर्थ का जो क्रस्ट है वो अलग अलग तरीके की मिनरल्स से मिलकर बना है, जिसमें रॉक्स भी होती हैं। ठीक है, वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट। तो ढेर सारी मशीनरी और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम मेटल्स को क्या करते हैं कि अलग कर लेते हैं और मिनरल्स को अलग कर लेते हैं। ठीक है, मिनरल्स में से मेटल्स को अलग कर लिया जाता है। अब देखिए, मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, इंडिस्पेंसिबल मतलब जिसे हम रिमूव नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज फ्रॉम अ टाइनी पिन टू अ टावरिंग बिल्डिंग। मतलब चाहे एक छोटी सी पिन हो, चाहे एक पूरा टावर हो, हर चीज़ हमें मिनरल से लगती है। चाहे वो बड़ी शिप बनानी हो, ठीक है, हर चीज़ में मिनरल का यूज होता है। द रेलवे लाइन्स एंड द टारमेक ऑफ द रोड्स आवर इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी टू आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। तो ये सारी चीज़ें मिनरल से बनी है। कार, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, ठीक है, सब किन चीज़ों से बना है, मिनरल्स से। ओके, लेकिन इन सब को चलने के लिए क्या चाहिए होता है, पावर रिसोर्स चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। अब वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी वो देखते हैं। इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन मिनरल्स। तो जब हम फूड खाते हैं उसमें भी क्या होता है, मिनरल्स होता है। In all stages of development, human beings have used minerals for their livelihood। तो हम जैसे जैसे डेवलप्ड होते गए, सबसे पहले लोहा, तांबा, इन सब चीज़ों का हमने यूज़ शुरू किया। और सोना चांदी को तो आप जानते ही हैं, डेकोरेशन के लिए, फेस्टिविटीज़ के लिए, रिलीजियस के लिए, सेरिमोनियल राइट्स के लिए, हर चीज़ के लिए हमने क्या यूज किया, मिनरल्स का यूज किया। ओके, तो अब यहाँ देखिए, अ ब्राइट फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स। मतलब हमारे टूथपेस्ट में भी क्या होता है, मिनरल्स। तो टूथपेस्ट क्या काम करता है, यहाँ लिखा है कि टूथपेस्ट क्लीन्स योर टीथ। अब्रेसिव मिनरल्स लाइक, उसमें क्या होता है, सिलिका, लाइमस्टोन, अल्मुनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स डू क्लीनिंग। तो साफ़ करने के लिए किस किस केमिकल्स का यूज होता है टूथपेस्ट में, आई होप आपको आज पता चल गया होगा। ओके, दांतों की कैविटी को कम करने के लिए फ्लोराइड का यूज होता है। ठीक है, ये भी एक मिनरल ही है जो फ्लोराइड नाम के मिनरल से फ्लोराइड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड वाइट विथ टाइटेनियम ऑक्साइड। तो टाइटेनियम ऑक्साइड से वाइट होता है, इनको वाइट बनाया जाता है टाइटेनियम ऑक्साइड से, विच कम्स फ्रॉम द मिनरल कॉर्ड। और ये किस मिनरल से निकाला जाता है, रूटाइल, इल्मेनाइट एंड एनाटिस।
ठीक है। द स्पार्कल इन सम टूथपेस्ट कम्स फ्रॉम मीका। तो माइका डाला जाता है जिससे कि स्पार्कल आता है, जैसे कि आपने देखा होगा क्या कहते हैं क्लोजअप में, द टूथब्रश एंड ट्यूब कंटेनिंग द पेस्ट्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। तो जो टूथपेस्ट का कवर होता है वो प्लास्टिक और पेट्रोलियम से बना होता है, मतलब प्लास्टिक से बना होता है जो कि पेट्रोलियम से निकाला जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये सारे मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स। लाइफ प्रोसेसेस cannot occur without minerals. Although our mineral intake represents only about 0.3% of our total intake of nutrition. तो हम जितना खाते हैं उसमें से सिर्फ 0.3% हम क्या खाते हैं, मिनरल्स खाते हैं। ओके, दे आर सो पोटेंट एंड सो इम्पॉर्टेंट दैट without them we could not be able to utilize our 99.7% of foodstuffs. तो अगर हम ये 0.3% ना खाएं तो हम ये 99.7% खा कर भी इसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो उस 0.3% का वैल्यू बहुत है, इम्पॉर्टेंस बहुत है। ठीक है, अब लिखा है डिग अ लिटिल डीपर, यानी कि थोड़ा और ज़्यादा गहरा खोदो एंड कलेक्ट न्यूट्रिशनल फैक्ट्स प्रिंटेड ऑन फूड लेबल्स। तो देखिए, व्हाट इज मिनरल? जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल्स एज होमोजेनस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये है आपका डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मिनरल। ओके, जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल्स एज अ homogeneous naturally occurring substance with a definable internal structure. मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर, अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो हार्डेस्ट डायमंड और सॉफ्टेड टाल्क। टाल्क को हम नॉर्मली पाउडर कहते हैं बॉडी को, मतलब बॉडी पे जो लगाते हैं ना पाउडर अलग अलग किस्म की। तो सबसे सॉफ्टेस्ट टाल्क और सबसे हार्डेस्ट डायमंड। ओके, अब देखिए, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द रॉक्स। रॉक्स का मतलब होता है पत्थर। पत्थरों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। तो रॉक्स किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होते हैं? होमोजेनस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। सम रॉक्स फॉर इंस्टेंस limestone consist of a single mineral only, but majority of the rock consist of several minerals in varying proportion. Although over 2000 minerals have been identified, only a few are abundantly found in most of the rocks. मतलब लगभग 2000 किस्म के मिनरल्स को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, लेकिन बहुत कम ही मिनरल्स हैं जो नॉर्मली पत्थरों में पाए जाते हैं। A particular mineral that will be formed from a certain combination of element depend upon the physical and chemical conditions under which the material forms. तो किसी भी मिनरल को बनने के लिए क्या चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे और कौन कौन सी फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस कैसी होंगी। इसी बेस पर डिपेंड करता है कि कैसा मिनरल बनेगा। और इन चीज़ों की कॉम्बिनेशन की वजह से देखो क्या होता है कि कोई हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म्स, लस्ट, डेंसिटी, ये सब कुछ इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि वहाँ का कैसा कंडीशंस रहा है केमिकली और फिजिकली। ठीक है, तो स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट। तो जियोग्राफर स्टडी मिनरल्स एज द पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंड फॉर्म्स। तो लैंड फॉर्म्स को अच्छे से समझने के लिए जियोग्राफर्स क्या करते हैं कि मिनरल्स की स्टडी करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स एंड रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑफ इंटरेस्ट टू जियोग्राफर्स। अ जियोलॉजिस्ट हाउएवर इज इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। तो कैसे बना है ये मिनरल्स, इस पर जियोलॉजिस्ट ज़्यादा
मतलब फोकस करते हैं। देयर एज, वो कितने सालों में बना है, इसकी उम्र कितनी है। एंड फिजिकल एंड केमिकल कॉम्पोजिशन, किस किस चीज़ से मिलकर बना है, इस चीज़ में जियोग्राफर्स को काफ़ी इंटरेस्ट होता है। हावेवर फॉर जनरल एंड कॉमर्शियल पर्पस मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। तो अगर नॉर्मली हम बात करें तो मतलब मिनरल्स को किस किस क्लास टाइप्स में डिवाइड किया गया है वो देख लेते हैं। व्हाट आर दीज मिनरल्स फाउंड? मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। ओर्स का मतलब होता है कि एक तरह से आप कह सकते हो कि टुकड़ों में पाया जाता है, छोटे छोटे कणों में पाया जाता है, ठीक है, छोटे छोटे कणों में पाया जाता है और फिर इन सबको इकट्ठा किया जाता है, अलग किया जाता है और उसे पिघलाकर शेप दी जाती है। अब हम एक बार मिनरल्स को कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। मिनरल्स की कैटेगरी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, मेटलिक, नॉन मेटलिक और एनर्जी रिसोर्सेज। फिर मेटलिक को 3 भागों में डिवाइड किया गया, फेरस, नॉन फेरस और प्रीसियस। प्रीसियस का सिंपल सा मतलब होता है कि कीमती। फेरस का क्या मतलब होता है? कीमती। तो कीमती क्या हो गया? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारे डायमंड, ये क्या होते हैं? कीमती होते हैं। नॉन फेरस में क्या होगा? नॉन फेरस में होगा कॉपर, लीड, टीन, बॉक्साइट और फेरस में होगा आयरन और मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। तो ये 3 हम लोगों ने देखा मिनरल्स का मेटलिक फॉर्म में, ये 3 हो गए। अब नॉन मेटलिक देख लेते हैं। नॉन मेटलिक में माइका, सॉल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ओके। और एनर्जी मिनरल्स मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, तो ये है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस, ओके। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस क्या हैं? एनर्जी मिनरल्स। जब भी कहीं ये सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल पाए जाते हैं, देखिए सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन होता है तो इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, यानी कि बाहर निकाला जाता है कॉमर्शियली, ठीक है। द टाइप ऑफ फॉर्मेशन, कि ये किस तरह से बना है, और दे आर फाउंड डिटरमाइंस रिलेटिव ईज विथ मिनरल्स विच मिनरल ओर्स में बी माइंड। तो पता चलता है कि कौन सा मतलब ओर जो है वो मिनरल्स का माइन किया जाएगा, यहाँ से निकलेगा। और फिर ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि कॉस्ट कितना, कीमत कितनी पड़ेगी, निकालने में खर्च कितना पड़ेगा। क्योंकि मान लो कि यहाँ 100 ग्राम लोहा है, ठीक है, 100 ग्राम लोहा है और आप इसको खोदने में मतलब 10 लाख रुपया लगा दो, तो कोई बेवकूफ़ ही कहेगा आपको, राइट। जबकि यहाँ कोई मान लो कि 10 किलो डायमंड है, ठीक है, और मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करने का कॉस्ट 5 लाख है, तो आप कहोगे यार ये तो बड़ा सही है। तो ठीक वही बात है कि माइनिंग में जो खर्च आएगा वो माइनिंग की जो मिनरल्स निकलेंगे उसकी क्वांटिटी पर मेजर करेगा, ठीक है। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बीच जो क्रैक्स होती हैं उसमें और जो जॉइंट्स होते हैं उसमें मिनरल्स मेनली पाए जाते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे ऑकरेंस होते हैं उसको वेन्स कहा जाता है और जो बड़ी बड़ी ऑकरेंस होती है उसको लोड्स कहा जाता है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि मिनरल्स लिक्विड बन जाते हैं और पृथ्वी के भीतर की प्रेशर को ना झेलने की वजह से धीरे धीरे पिघलते हैं या फिर गैसियस फॉर्म में आते हैं और वो बाहर आने के बाद फिर से सॉलिडिफाई हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। मेजर मेटालिक मिनरल्स लाइक टीन, मेजर मेटालिक मिनरल्स का एग्जाम्पल याद रखिएगा, टीन, कॉपर, जिंक, लीड एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेन्स एंड लोड्स। तो ये कहाँ से निकाले जाते हैं? वेन्स एंड लोड्स। अब और एक जगह देखते हैं, इन सेडिमेंट्री रॉक्स। अगर सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो इसमें भी कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, बेड्स और लेयर्स में पाए जाते हैं। मतलब एक रॉक्स की लेयर ये है, एक रॉक्स की लेयर ये है, तो 2 लेयर्स के बीच में पाई जाती है, ठीक है।
formed as a result of deposition, accumulation and concentration in horizontal strata. Coal and some form of iron, और याद रखिएगा कोल यानी कि कोयला और आयरन और यानी कि आयरन के अयस्क यहाँ से पाए जाते हैं। लॉन्ग पीरियड अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, ये चीज़ें कब बनती हैं? बहुत लंबे समय तक बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने पर बन पाते हैं। अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स इंक्लूड जिप्सम, कुछ और भी हैं, जिप्सम, पोटास, सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट। ये सब सॉल्ट के फॉर्म में पाए जाते हैं, सोडियम, पोटास, बट ये सब सॉल्ट्स खाने के लिए उपयोगी नहीं होते, ठीक है। These are formed as a result of evaporation, especially in arid regions. Okay. Another mode of formation involves the decomposition of surface rocks. तो surface rocks के decomposition पे होता है and the removal of soluble constituent, leaving a residual mass of weathered material containing ores. ठीक है। Bauxite is formed this way. तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ और चीज़ें होती हैं जिसको निकालने पर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बच जाती हैं, उसमें से ये भी है। देखो, डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड द रिमूवल मतलब हटाया जाता है जब सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट को, तो उस पर से जो रेसिड्यूल मास होता है वो हट कर क्या निकलता है, उसमें से बॉक्साइट निकलता है। ठीक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ देखिए, सर्टेन मिनरल्स मे ऑकर एज एलुवियल डिपॉजिट। एलुवियल डिपॉजिट्स में भी कुछ मिनरल्स बन जाते हैं, जैसे कि सैंड्स वैली वगैरह, फ्लोर है या फिर बेस ऑफ हिल्स है। यहाँ पर डिपॉजिट्स कैसे होते हैं, देखो, प्लेसर डिपॉजिट्स एंड जनरली कंटेन मिनरल्स विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम। ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, सही में एक्सपेंसिव मिनरल्स हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, प्रीसियस मिनरल्स में एग्जांपल्स में पढ़ा था। तो ये कहाँ पर, एलुवियल पे पाए जाते हैं। द ओशियन वाटर, समुद्री पानी, कंटेन वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, वो भी ढेर सारे मिनरल्स कंटेन करते हैं, बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज्ड, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ्यूज होता है, बिखरा हुआ होता है, टू बी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। हाउएवर कॉमन सॉल्ट, जो नॉर्मली घरों पे यूज होता है ना सॉल्ट, वो ज़्यादातर कहाँ से निकाला जाता है, समुद्र से निकाला जाता है। मैग्नीशियम, बोरोमाइन आर लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम ओशियन वाटर्स। तो ये सारी चीज़ें समुद्री पानी से निकाला जाता है, समुद्र के पानी से। द ओशियन बेड्स टू आर रिच इन मैग्नीज नोड्यूल्स, तो मैग्नीज नोड्यूल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब रेड होल माइनिंग क्या है देख लेते हैं एक बार। रेड होल माइनिंग छोटे लेवल की माइनिंग को कहा जाता है, जिसमें फैमिली इन्वॉल्व होती है और फैमिली माइनिंग करती है। ठीक है, तो देखिए, ज़्यादातर जो देश में मिनरल्स निकलते हैं उस पर सरकार का हक होता है, वो नेशनलाइज्ड होता है, और उसके निकालने का जो भी पॉसिबल परमिशन मतलब वो होता है, वो परमिशन आपको सरकार से लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप निकाल सकते हो। बट कुछ भारत के ऐसे ट्राइबल इलाके हैं जहाँ पर आज भी मतलब कम्युनिटीज या इंडिविजुअली पर्सनल लोगों को भी ऑन करते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है। मिनरल्स आर ऑन बाय इंडिविजुअल और कम्युनिटी, तो कभी कभी इंडिविजुअल और कम्युनिटीज मिलकर मिनरल्स ओन करती हैं। और देखो, मेघालय में देयर आर लार्ज डिपॉजिट ऑफ कोयल्स, तो कोयला वहाँ पे बहुत मात्रा में है, आयरन भी है और लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट भी है। कोयला माइनिंग जो कि जोवाई और चेरापूंजी में होता है, वो फैमिलीज करती हैं, फैमिली मेंबर करती हैं इन द फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग नैरो टनल। टनल का मतलब गुफा होता है, तो एक छोटी सी गुफा सुरंग खोदकर, सॉरी, टनल का मतलब होता है सुरंग, तो सुरंग खोदी जाती है और उसके भीतर से फैमिली मेंबर्स निकालते हैं। तो जब फैमिली मेंबर्स ये काम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेड होल
माइनिंग। रैट मतलब चूहा, ठीक है। तो चूहे के होल करके, चूहे के जैसा होल करके उसमें से माइनिंग की जाती है। वैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस चीज़ को इलीगल यानी कि गैर कानूनी घोषित कर दिया है और कहा कि ऐसे कार्यों को रोक देना चाहिए, ठीक है। ये देखिए फिर से यहाँ लिखा है डिग अ लिटिल डीपर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ओपन पिट माइन, अ क्वेरी एंड अंडरग्राउंड माइन विथ शाफ्ट्स। तो अलग अलग तरह की माइनिंग होती है, वो भी देख लेंगे। इंडिया इज फॉर्चुनेट, इंडिया भाग्यशाली है, किस लिए? फेयरली रिच एंड वेरिड मिनरल रिसोर्सेज, क्योंकि भारत के पास अलग अलग तरह की और ढेर सारी मात्रा में भी क्या है, मिनरल्स अवेलेबल हैं। पेनिसुलर रॉक्स कंटेन करती हैं रिजर्व्स ऑफ कोल्स, मेटेलिक मिनरल्स, माइका एंड मैनी अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो ये ढेर सारी चीज़ें हैं जो कंटेन करती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या क्या करती हैं? देखो, सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द पेनिसुला इन गुजरात एंड असम हैव मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, ठीक है। तो गुजरात और असम में क्या है? पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। राजस्थान with the rock system of the peninsula has reserves of many non-ferrous minerals. Non-ferrous minerals पाई जाती हैं राजस्थान में, जिस the vast alluvial plains of North India are almost devoid of economic minerals. These variation exist largely because of the difference in the geological structure. तो हमने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल फीचर्स भारत का पढ़ा था, उसमें देखा था कहीं अलग तरह की मिट्टी, कहीं अलग तरह के प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स और अलग अलग जगह होने की वजह से अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके, ये देखो, झारखंड में 11%, उड़ीसा में 52%, कर्नाटक में 14%, छत्तीसगढ़ में 16% और बाकी इलाकों में 7%। तो लोहे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लोहा कुछ इस तरह से डिवाइडेड है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 16%, कर्नाटक में 14% और झारखंड में 11%। Let us now study the distribution of few major minerals in India. Always remember that the concentration of mineral in the ore, that ease of extraction and closeness to the market play an important role in affecting the economic viability of reserves. Thus, to meet the demand, a choice has to be made between a number of possible options. When this is done, a mineral deposit or reserve turns into a mine. मतलब सब कुछ सोचा जाता है कि हमको जितना माइन करके खोदने में, निकालने में समय लगेगा, जितना पैसा लगेगा, उसका उतना यूज हो पाएगा कि नहीं, उतना हम एग्जैक्टली पैसा या फिर उतना हम यूज कर पाएंगे कि नहीं। और अगर ये सारी चीज़ें फैसला हो जाती हैं तभी माइनिंग शुरू की जाती है, ठीक है। और जब तक माइनिंग शुरू नहीं होती तब तक वो मिनरल डिपॉजिट्स के नाम से जाना जाता है या फिर रिजर्व्स के रूप में जाना जाता है। अगर हम किसी चीज़ का यूज नहीं कर रहे हैं तो वो रिजर्व के रूप में माना जाएगा। फेरस मिनरल्स देखते हैं। Ferrous minerals account for those about 3/4 of the total value of production of metallic minerals. They provide strong base. तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज, मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में सुविधा करती हैं। इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स। तो भारत पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है और उसके पास दूसरे देशों में क्या करता है? एक्सपोर्ट कर देता है। जैसे कि आयरन के ओर, यानी कि लोहा जो बना हुआ है वो ऐसे ही नहीं बनता, उसको पहले पिघला कर इकट्ठा करके। आयरन ओर इज़ द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आयरन की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सारी मशीनरी बननी है आयरन से, पूरा बिल्डिंग बनना है, उसमें टीना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आयरन की बनेंगी। इंडिया इज एंडोर्ड विथ फेयरली अबंडेंट रिसोर्स ऑफ आयरन, मतलब इनफ है हमारे भारत में। इंडिया इज गुड
रिच इन गुड क्वालिटी आयरन ओर्स। तो भारत के पास अच्छी क्वालिटी की आयरन ओर्स है। मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विथ अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। तो सबसे बेस्ट आयरन ओर किसको कहा जाता है? मैग्नेटाइट। और इसमें कितना परसेंट होता है? 70% आयरन होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैग्नेटाइट को फाइनेस्ट आयरन कहा जाता है। प्लीज़ ये बात याद रखिएगा, मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 70% तक पाया जाता है इसमें आयरन। ठीक है, इट हैज़ एक्सेलेंट मैग्नेटिक क्वालिटी, जिसमें बहुत अच्छी मैग्नेटिक क्वालिटी होती है, स्पेशली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज। तो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में ये काफ़ी वैल्यूएबल होती है। उसके बाद हेमाटाइट ओर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज। जब आपको ज़्यादा यूज करना हो तब आप कौन सा यूज करते हो? हेमाटाइट। और जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है वो है मैग्नेटाइट, बट हैज़ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट। इसमें लोहा थोड़ा सा कम होता है और मैग्नेटिक भी 50 से 60% ही होता है। कुंद्रे का मतलब होता है कन्नड़ में हॉर्स। इतना बार याद रखिएगा, कुंद्रे इन कन्नड़ मीन्स हॉर्स। द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका रिजेंबल द फेस ऑफ ए हॉर्स। तो हाईएस्ट पीक जो है वेस्टर्न घाट्स का कर्नाटक में, उसका फेस कैसा है? हॉर्स जैसा। द बेलाडीला हिल्स लुक लाइक द हम्प्स। हम्प्स क्या होता है? मान लो कि आपने ऊंट की पीठ पर एक ऐसा कुबर देखा होगा ना, तो ये कुबर जो है इसको हम्प्स कहते हैं। तो यहाँ ये ऊंट की पीठ पर नहीं बल्कि बैल की पीठ पर होता है। बैल की पीठ पर भी छोटा सा होता है, आई होप आपने देखा होगा, तो उसे ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बेलाडीला मतलब बैल, ये दिखाई दे रहा है बैल के ऊपर का डीला, बेलाडीला। ओके, ये देखो आयरन, और आयरन के जो फैक्ट्री है वो कुछ इस तरह से खोद खोद कर निकाली जा रही है। ठीक है, तो किस बेल्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आयरन? उड़ीसा एंड झारखंड वाले बेल्ट में। इन उड़ीसा हाई ग्रेड की हेमाटाइट मिलती है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? बादाम पहाड़ माइंस इन मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट इन द एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। हेमाटाइट आयरन ओर इज माइंड इन गोवा एंड नोवामुंदी। तो 2-3 जगहें हैं, बस जगहों का थोड़ा सा एक लिस्ट बना लीजिएगा अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दुर्गा बस्तर चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। तो ये बेल्ट कहाँ लाइज करती है? छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र, और इस पे भी बहुत अच्छी क्वालिटी की हेमाटाइट पाई जाती है। फेमस बेलाडीला रेंज ऑफ हिल्स इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ भी फेमस है इस चीज़ के लिए। द रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइजेस, यहाँ 14 से ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं जहाँ सुपर हाई ग्रेड के हेमाटाइट आयरन ओर पाए जाते हैं, सुपर हाई ग्रेड। ठीक है, इट इज़ द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज नीडेड टू स्टील मेकिंग। स्टील बनाने के लिए ये बेस्ट प्रॉपर्टी है। आयरन ओर फ्रॉम दिस माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया विया विशाखापत्तनम पोर्ट। तो विशाखापत्तनम पोर्ट से ये सारे जो आयरन ओर हैं ये हम कहाँ भेजते हैं? जापान और साउथ कोरिया, याद रहेगा। बल्लारी, चित्रदुर्गा, चिक्कामगलुरु, तुमाकुरु बेल्ट इन कर्नाटका has large reserve of irons. The Kudremukh mines located in western Ghats of Karnataka area 100% exports units. तो यहाँ बहुत सारा एक्सपोर्ट यूनिट्स है। कुद्रेमुख डिपोजिट्स आर नॉन टू बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट, सोच सकते हैं कितना होगा वहाँ कुद्रेमुख, याद रखिएगा। द ओर इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मैंगलुरु। तो मैंगलुरु में इसको एक स्लरी की तरह लिक्विड फॉर्म में पाइपलाइंस के थ्रू भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ
Goa and Ratnagiri district of Maharashtra, though the air ores are not very high quality, यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है बट काफ़ी मात्रा में पाई जाती है और निकाली जाती है। आयरन ओरे इज एक्सपोर्टेड थ्रू मरमगांव पोर्ट, तो मरमगांव पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है। अब देखते हैं मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैग्नीज अलॉय, तो स्टील और फेरो मैग्नीज की अलॉयज बनाने में मैग्नीज का यूज होता है। और नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील, तो 1 टन स्टील बनाने के लिए 10 kg मैग्नीज ज़रूरी होता है। साथ ही साथ मैग्नीज जो है ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है, इंसेक्टिसाइड्स और कीटनाशकों को मारने वाले दवाइयों में यूज होता है और पेंट्स बनाने में भी यूज होता है। ठीक है, तो मैग्नीज ऐसे ऐसे यूज होता है। और मैग्नीज को आप इस चार्ट के माध्यम से देखो, सबसे अच्छा ये चार्ट ही होता है। महाराष्ट्र में 25%, मध्य प्रदेश में 27%, आंध्र प्रदेश में 10%, कर्नाटक में 11%, उड़ीसा में 25% और बाकी जगहों पर 2%। ठीक है, अब नॉन फेरस मिनरल्स की बात देख लेते हैं। नॉन फेरस, इंडियाज रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी, मतलब नॉन फेरस जो मिनरल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है देश में। ठीक है, हाउएवर दिस मिनरल्स विच इंक्लूड कॉपर, बक्साइट, लीड, जिंक, गोल्ड प्ले अ वाइटल रोल इन नंबर ऑफ मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज और मेटलर्जिकल और इंजीनियरिंग वगैरह में काफ़ी अच्छा यूज होता है इन चीज़ों का। फिर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ना होने पर भी काम चल जाने लायक होता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। हम एक और पार्ट लेकर आएंगे, उसमें इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को स्टूडेंट्स की हेल्प हो सकती है तो। थैंक यू।